देख लेना आप। तो अजय भाई, जी। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि परंपरा में ब्रह्म को सत्य बोला, जगत को मिथ्या बोला। हम्म। आदि नागराज को जो अनुभव हुआ, तो मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, मतलब मैं आदि नागराज के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, अपने शब्दों में बोल रहा हूँ कि उन्होंने पाया कि ब्रह्म भी सत्य है, जगत भी सत्य है, पर दोनों का अकेले में अस्तित्व नहीं है, इसलिए दोनों का सह अस्तित्व जो है वो परम सत्य है। हम्म। ब्रह्म को बिना जगत के प्रमाण नहीं है, और जगत बिना ब्रह्म के है नहीं, चलता नहीं है ना, ऊर्जित नहीं है। तो ऐसा करके सह अस्तित्व परम सत्य है, और उसको स्थिति सत्य नाम दे दिया उन्होंने। और बाद में अब जगत चूंकि क्रियाशील है, ब्रह्म तो क्रियाशील नहीं है, तो जगत को समझने के लिए जितनी इकाइयां हैं, तो उनमें हर इकाई में दो सत्य और हैं। वस्तु का सत्य, रूप गुण स्वभाव धर्म, और एक किसी स्पेसिफिक टाइम पर, देश काल दिशा में उस वस्तु की स्थिति क्या है, वो वस्तु स्थिति सत्य है। तो मैंने तो इसको ऐसे ही समझा। तो पूरा अस्तित्व समझना तो तीनों सत्य समझने पड़ेंगे। और फिर वंदन भाई ने अच्छी बात रखी उसमें कि सत्य एक ही है, परम सत्य। बाकी सत्यता है, वस्तु का सत्य और वस्तु सत्य को सत्यता लिखा है परिभाषा संहिता में। अब ये शब्द मैंने तो 55 साल पहली बार सुना, तो आदि नागराज जी नया शब्द गढ़ा होगा है, तो या पहले परंपरा में रहा हो, पता नहीं मुझे। ये ता का मतलब क्या होता है, कह रहा है कि ता शायद परंपरा या प्रमाण जो भी है, तो उसको थोड़ा स्पष्ट करें आप। और तो एक सत्य, सत्य एक ही है बोलना चाहिए, या सत्य तीन है? एक बार सोम भाई से पूछा दशरथ भाई ने हम्म। सूत्र में, तो हम्म। सोम भाई ने बोला तीन सत्य है। हम्म। तो आम आदमी को समझाने के लिए शायद तीन सत्य है, लिखा भी पुस्तक में शायद तीन सत्य है, और परिभाषा में भी सत्य में तीन आते हैं। हम्म। परिभाषा बहुत सारी लिखते हैं ना आदि नागराज जी, तो उसमें सत्य की परिभाषा में 5 रो हैं, तो उसमें तीनों आते हैं। तो अब उसको फर्क भाषा का है, बाकी सबका भाव एक ही, लेकिन उसको कैसे बेहतर तरीके से बोला जाए वो बताएं। और एक आखिरी सवाल इसमें और मेरा, वो कि जब भी मैं किसी वरिष्ठ साथी को सुनता हूं, तो वो कहता है कि स्थिति सत्य है, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य, क्रम ये बोलते हैं। मेरे को ज्यादा सूट ये करता है कि स्थिति सत्य है, वस्तुगत सत्य है, और वस्तु स्थिति सत्य है। पहले स्थिति सत्य जो सभी इकाइयों के लिए एक ही है, और वस्तुगत सत्य हर इकाई में अलग है, रूप गुण और स्वभाव धर्म अवस्था के हिसाब से है। और वस्तु स्थिति हर वस्तु का किसी स्पेसिफिक टाइम पे, पॉइंट ऑफ टाइम पे स्थिति। तो वो कोई क्रम तो होता नहीं होगा इसमें, पर फिर क्रम ऐसा सब ऐसा ही क्यों बोलते हैं, तो मैं उसको समझना चाह रहा था। ठीक है। बढ़िया। तो देखो, पहले तो ये अपन करें क्लियर अपन आपस में भी जो सारा समझना इसलिए है कि जीने में आए, है ना, नहीं तो कहीं ये पांडित्य में ना चला जाए। जैसे होता ना कि वो जो भी किताबें हैं, महाग्रंथ हैं पहले पुराने, उनकी टीका टिप्पणी जैसा ना बन जाए। तो ये सारा दर्शन जो है, ये जीने में स्पष्ट होने के लिए ही सारी स्पष्टता की बात हो रही, क्योंकि ऐसे तो अस्तित्व एक ही है ना। उसमें जो भी मतलब हम केवल भाषा के क्रम करने के लिए हमें एक एक करके ही बोल पाएंगे, है ना, इसलिए वो एक दो तीन ऐसे हो जाता है, लेकिन अस्तित्व तो टुकड़े टुकड़े में नहीं है ना। और इसलिए वो ये कह रहे हैं कि देखो, जब वो कह रहे हैं ब्रह्म सत्य और जगत शाश्वत, जगत को सत्य नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सत्य की परिभाषा है जिसमें जो समय के साथ, है ना, परिस्थिति में बदलता नहीं है। तो ऐसे सत्य को देखेंगे तो वो व्यापक रूप से सत्य है जो बदलता नहीं। तो क्या बदलता है? प्रकृति बदलती है, इसलिए उसको शाश्वत कहा, उसको सत्य नहीं कहा, क्योंकि जो बदल जाता है वो सत्य कैसे होगा, है ना। लेकिन फिर एक स्थिति ये बनती है कि सहस्तित्व को परम सत्य भी कहा है दर्शन में, है ना, क्योंकि व्यापक और इकाई का अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, है ना, क्योंकि जब भी व्यापक को भी देखेंगे उसमें इकाई दिखेगी। यदि व्यापक को व्यापकता के रूप में देखना, व्यापक को हम दो इकाइयों के बीच की जगह को व्यापक नहीं कह सकते, वो तो हम जहाँ इकाई नहीं है उस स्थिति को देख रहे हैं। लेकिन व्यापक का मतलब ही जो सब जगह है, तो सब जब उसको सब जगह के रूप में देखेंगे
तो उसमें इकाइयां समाई ही रहेंगी। तो ना तो व्यापक का अकेले में अध्ययन संभव है ना, ना ही इकाई का, क्योंकि इकाई को तो जब भी आप देखोगे तो वो तो व्यापक में ही डूबी भीगी घिरी दिखेगी। तो इस तरह से भाषा में, दर्शन में ऐसा कभी कभी आया है, जगत ब्रह्म को सत्य और फाइनली सहस्तित्व को परम सत्य कहा है, लेकिन परिभाषा में कहीं कहीं सत्य को सहस्तित्व भी लिखा है। तो ऐसे एक वेरिएशन हो सकता है, बट अपने को इसमें इस दृष्टि से समझना है कि इसका जीने में रिलेवेंस को पकड़ना है फाइनली, है ना। नहीं तो हम वो माने बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे कि, है ना, गीता में कि इस अर्थ का क्या कहना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे सापे अंकी दो बिंदी लगा दी तो इसका क्या मतलब हुआ है, ये सबको। तो यहाँ सारा रिलेवेंस, क्योंकि ज्ञान जो है वो आचरण की वस्तु है। चर्चा सिर्फ इसीलिए करना है जिससे आचरण और स्पष्ट रूप से हम जी सकें। तो उसमें देखेंगे तो फिर कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, पहले कहें बाद में कहें, क्रम क्या हो नहीं हो, ये सारा का सारा तो हमारे अवधारणा बन सके, है ना, और जीने में आ सके और अनुभव कर सके सुख का, उस अर्थ में देखेंगे तो फिर हम बहुत सारी डिटेलिंग से, माने डिटेलिंग किसी प्रयोजन के तहत हो जाएगी। तो अब यदि देखेंगे तो भाई एक वस्तुगत सत्य है, क्योंकि एक तो व्यापक है, उस सत्य माने उसकी कुछ वास्तविकताएं हैं, वस्तु है व्यापक भी, उसकी कुछ सच्चाई है ना। दूसरा है कि इकाई है, इकाई की अपने में कुछ सच्चाई है ना, जिसको हम वस्तुगत सत्य कह रहे हैं। और फिर इकाई परस्परता में इंटरेक्ट करती है, अपने को अभिव्यक्त करती है, उसको हम वस्तु स्थिति सत्य कह रहे हैं, क्योंकि जो अभिव्यक्ति है वो परस्परता में कर पाती है। तो यदि आप परिभाषा में वस्तु स्थिति सत्य को देखेंगे तो वो लिख रहे हैं कि जो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है वो अपने को कैसे व्यक्त कर पा रहा है ना। जैसे एक बीज है, आम का बीज, नीम का बीज, बीज में पूरी ताकत है यदि वो ठीक बीज है तो, और लेकिन उसको जमीन ठीक नहीं मिलती है, पानी ठीक नहीं मिलता है, खाद, तो अंकुरित नहीं हो पा रहा है। और ऐसे ही जमीन यदि ठीक है और बीज में ठीक नहीं है, बीज नहीं ठीक है, तो भी अंकुरित नहीं हो रहा है। तो कैसे हम अव्यक्त कर रहे हैं वो वस्तु स्थिति पर निर्भर कर रहा है। ऐसा है मोटा मोटी फ्रेम। तो इसमें बहुत ज्यादा अपने को जीने से इसको पकड़ के चलना चाहिए, ऐसा लगता है मुझे सही भाई। ये वो वस्तु स्थिति को आप बोलना परस्परता में अभिव्यक्ति। हाँ, जैसे यदि अभी आप अनुरुद्ध भाई उसको खोलो ना, परिभाषा संहिता में वस्तु स्थिति सत्य को पढ़ो। एक और मुद्दा है मजेदार कि देखो, वस्तु स्थिति सत्य का ये मतलब नहीं है कि अभी मैं भ्रमित हूँ, वो वस्तु स्थिति सत्य नहीं है, है यह ना। दिशा दिशा हाँ काल बताओ। देश का प्रकाशन सहित ज्ञान संपन्नता। दिशा एक काल ही देश का प्रकाशन सहित ज्ञान संपन्नता वस्तु स्थिति सत्य है। और भी एक ही परिभाषा है, और भी है, एक ही भैया। एक ही है। फिर से बोलो, देश दिशा काल का प्रकाशन सहित ज्ञान संपन्नता। देश दिशा काल का प्रकाशन सहित ज्ञान संपन्नता। तो जो ज्ञान संपन्न हुआ उसमें देश दिशा काल का भी ज्ञान है उसको, है ना, वस्तु स्थिति सत्य का भी ज्ञान है कि क्या स्थिति है। तो केवल स्थिति सत्य का ही ज्ञान नहीं हो रहा, केवल वस्तु का ही ज्ञान नहीं हो रहा, उसमें देश दिशा काल का भी ज्ञान हो रहा है ना। तो किस देश माने स्थान, दिशा जिसको अपन ह्रास और विकास की दिशा कह रहे हैं, है ना, और काल जो क्रिया की अवधि। तो मैंने संपूर्णता में ज्ञान हो रहा है बेसिकली। वस्तु स्थिति, वही वस्तु की स्थिति क्या है, जैसे इस धरती की अभी की स्थिति क्या है ना, उसकी दिशा निर्धारण कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, इस सब का भी ज्ञान हो रहा है वस्तु स्थिति में। तो केवल जैसे यहाँ से अपन को मानवीयता तक पहुंचना है तो उसका भी ज्ञान हो रहा है कि कैसे स्टेप्स क्या होंगे। इस स्थिति में वस्तुगत सत्य भी समझ में आ रहा है कि मानव तो फाइनली जागृति पूर्ण होकर जीना, इसका वस्तुगत सत्य तो ये है ना। लेकिन अब यहाँ से मानव जाति कैसे पहुंचेगी तो उसका भी ज्ञान हो रहा है।
तब उसको संपूर्ण ज्ञान कहेंगे। जैसे यहाँ पर यदि व्यवहारिक स्वरूप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई मानव जाति ऐसी होनी चाहिए, अभी ऐसी नहीं है, लेकिन क्या करना है यदि हमें नहीं पता है तो अभी हम ज्ञान संपन्न नहीं हुए। तो ये पूरी तरह जुड़ेगा, मतलब तीनों। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि देखो बच्चे को ना ऐसा करना चाहिए पिताजी के साथ, या पिताजी को बच्चे के साथ ऐसा करना चाहिए, माने वो फाइनल स्थिति है ना, स्नेह पूर्वक, विश्वास पूर्वक, ममता पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक, ऐसे अभी कैसे चलेंगे आगे उसका भी ज्ञान होगा। आ रही आवाज भी? हेलो? जी भी आ रही है। अच्छा, इसको दो भ्रमित मानव है, जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी है, दो भ्रमित मानव है, या कोई भी दो दोस्त हैं, तो उस तरह से समझे तो स्थिति सत्य सबके लिए बड़ा एक समान, सुगत सत्य दोनों भ्रमित हैं, दोनों का नहीं रूप नहीं गुण नहीं, स्वभाव। वस्तुगत नहीं, वस्तुगत सत्य भ्रमित नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो सत्य ही नहीं है, वो तो सामयिक घटना है। वस्तुगत सत्य तो यह है कि दोनों ही जागृत आना चाहते हैं और जागृति को पा सकते हैं और पाएंगे। यही तो डिफरेंस है ना फ्रायड और नागराज में। फ्रायड वस्तुगत सत्य को कह रहा है आज की स्थिति में जो है, वो नागराज जी कह रहे हैं नहीं, ये तो बदलना चाहता है, इसलिए वस्तुगत सत्य नहीं है। भ्रमित होना कोई सच्चाई नहीं है, इसीलिए तो अंधकार सत्य नहीं है, भ्रम सत्य नहीं है, जागृति ही सत्य है, क्योंकि जिसकी निरंतरता है वो सत्य है। तो भ्रमित होना कोई सच्चाई नहीं है, भ्रमित होना ठीक है। सामयिक घटना है। तो मैं मेरी पत्नी दोनों के लिए वस्तु सत्य एक ही है कि जो रूप गुण स्वभाव धर्म है मानव का, हाँ ठीक है। बिल्कुल, और नहीं क्योंकि वस्तुगत, अब देखो उसका व्यवहारिक स्वरूप क्या है। तो वस्तुगत सत्य है कि आप, आपका बेटा, मैं, सोम भाई, जो भी मानव है इस धरती पर या हो चुका है आने वाला है, वो जागृति पूर्वक ही जीना चाहता है, ये वस्तुगत सत्य है। और ऐसा जिया जा सकता है ना, ऐसा जीना कि और यहीं जाकर के हमें तृप्ति होगी। इससे कम में हम अपने में बदलाव चाहते हैं, इसलिए सत्य नहीं है। क्योंकि जो सत्य का मतलब क्या है, जिसमें मैं अपने को बनाए रखना चाहता हूँ, जिसको मैं खुद ही बदल देना चाहता हूँ, वो सत्य नहीं है ना, क्योंकि वो तो नित्य स्थिर हो जाएगा, फिर उसको बदलें, सत्य को थोड़ी बदल देंगे, है ना। तो इसलिए ये बेसिक डिफरेंस इन्होंने मैंने इसको पकड़ा कि मानव जैसा होने का जो स्वरूप है वो सत्य होने के अनुसार जी नहीं पा रहा है, तो इसलिए उसमें बदलाव कर रहा है वो, और उस स्थिति में जाके ही वो रुकेगा। तो अब हम तो पत्नी को, बच्चे को ऐसे नहीं देखेंगे कि देखो ये भ्रमित है, नहीं, हम ऐसे देखेंगे ये जागृत होना चाहता है, देखो कितना बारीक अंतर है, और उससे आपका पूरा व्यवहार बदल जाएगा। मैं अपने बेटे को, या अपने जिसको भी हम अभी, मित्र को, किसी भी जो जिसको हम, चाहे मोदी को, किसी को भी, एक तरीका ये देखने का भ्रमित है, एक तरीका ये देखना है कि ये जागृति के लिए छटपटा रहा है, ये जागृति चाहता है, उसके लिए प्रयासरत है, क्योंकि सच्चाई तो यही है। और जागृत हो सकता है, दूसरी बात ये है जी। तो मैं कह रहा था, जैसे मैं पत्नी बेटा मान लो, अपन उस उदाहरण से समझे हैं, तो स्वभाव धर्म जो है जागृत मानव का वो वस्तु का सत्य हो गया, और रूप गुण तो सबका अलग हो गया, बेटे का मेरा पत्नी का रूप अलग अलग, हाँ, रूप गुण तो मानव रूप में अलग अलग है, जीवन रूप में रूप भी समान है, गठन पूर्णता का जो रूप हाँ ठीक है ना। ओके ओके। अब वस्तु स्थिति सत्य जो है अपनी अपनी विकास हास के अनुसार हमारी जो भी स्थिति है हाँ वो वस्तु सत्य हो गया।
जागृति के पथ पे मेरी कुछ स्थिति है, वो समझा, उनको समझना शेष है, पत्नी का, बेटे का, दोस्त का, मम्मी पापा का, ऐसे ही कहेंगे। हाँ, मतलब उसमें क्या होगा कि देखो, वस्तु स्थिति सत्य कौन समझ रहा है? जो ज्ञान संपन्न व्यक्ति है उसको दिख रहा है वस्तु स्थिति सत्य, एक भ्रमित व्यक्ति को नहीं दिख रहा है। तो ज्ञान संपन्न व्यक्ति उस वस्तु स्थिति का आकलन करता है, माने दूसरे मानव का आकलन करता है कि ये कहाँ खड़ा है, और उसको ये पता है जाना कहाँ चाहता है ना। और उसके लिए फिर दिशा निर्देशन के लिए भी उसको रास्ते दिखते हैं, तरीके दिखते हैं। तो क्योंकि ज्ञान संपन्नता तो समझदार व्यक्ति को हो रही है, तीनों ज्ञान, तो वस्तु स्थिति का आकलन जो है, तो वस्तु स्थिति सत्य भी हमें और आपको नहीं दिख रहा है ना, या हमें आपको, हम जब समझदार होंगे तब दिख रहा है कि अब इस व्यक्ति का आकलन कर रहे हैं और फिर हम उसको दिशा दे रहे हैं कि इसमें अब क्या करना है, इसको अगले अगले स्टेप पे ले जाने के लिए। मनुष्यतर प्रकृति की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, मान लो जानवर है, कुत्ता है, उनका चूंकि सबका आचरण निश्चित है जी, तो इसी सत्य तो एक है ही, वस्तु का सत्य भी एक ही हो गया हर कुत्ते के लिए। हाँ, और दो कुत्ते सामने खड़े हैं, एक भौंक रहा है, एक नहीं भौंक रहा है, वस्तु सत्य में फर्क हो गया है, वह ऐसा नहीं नहीं नहीं, वहां पे देखिए, जो वस्तु देश दिशा काल से जुड़ा हुआ है ना, वस्तु माने कोई दिशा देनी है जागृति के अर्थ में, है ना। नहीं, तो वहां जानवर है, वहां तो जानवर में तो होने और रहने के स्वरूप में विविधता नहीं है, इसलिए उसमें कोई कोई वेरिएशन नहीं है, आपको कुछ करना नहीं है उसके लिए। देखिए, वस्तु स्थिति सत्य किसके लिए है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए, दिशा देने के लिए। जैसे इसका मतलब है फिर बाकी तीन अवस्थाओं में खाली दो ही सत्य हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अवस्थाओं में सत्य नहीं है ना, सत्य अस्तित्व का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सत्य की बात कर रहे हैं अपन। माने हम अवस्थाओं के सत्य की बात नहीं कर रहे हैं ना कि नहीं तो उसमें दो ही एप्लीकेबल है फिर, ये अस्तित्व के ये तीन सत्य हैं, उनमें उसमें भी इन अवस्थाओं को समझना हो। नहीं, तीसरा रहेगा ना उसमें, वस्तु स्थिति सत्य उसमें ये होगा कि एक कुत्ते में जो जीवन है वो आगे जागृति की ओर बढ़ेगा परिस्थिति अनुसार। जैसे अभी भ्रमित मानव जागृति की ओर बढ़ेगा, इसका जीवन भी किसी क्रम में बढ़ेगा आगे। अब अभी नीसू पेड़ पे लो, अगर पेड़ है सामने, आम का पेड़, हाँ, तो उसको समझने के लिए हाँ, दो ही सत्य एप्लीकेबल होंगे, एक तो सिद्ध सत्य है, एक वस्तु का सत्य है। उस पेड़ का उसकी वस्तु स्थिति स्वभाव रहेगी, उस पेड़ की वस्तु स्थिति ये रहेगी कि वो पेड़ नमी वाले एरिया में है ना, या ड्राई एरिया में है, तो उसका कितना प्रोग्रेस होगी, कितना बढ़ेगा, फैलेगा फूलेगा, ये उसकी परिस्थिति पर निर्भर करेगा वो वस्तु। ओके, गुड गुड। इसका मतलब है कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे देश मध्य स्थान समय और दिशा, वो विकास की दिशा है उसकी या ह्रास हाँ, की मतलब दिशा है। पोषण होगा उसका या ह्रास हो जाएगा, है ना, शोषण हो जाएगा, ये सब ठीक। उसी को तो फिर मानव निश्चित करेगा कि भाई हमें इस धरती पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, और है ना, ये सब जानवरों की संख्या बढ़ना है घटाना है ना, ये सब तय होगा। व्यवस्था उसके लिए फिर फ्रेमवर्क रहेगा मानव के पास व्यवस्था का। नहीं, आपने बहुत गहरी बात बोली शुरू में कि भाई सब हम समझ किस लिए रहे हैं कि आचरण में आ जाए, है ना, जीने के लिए, है ना। तो ऐसे में उसमें शब्दों की, उसमें पांडित्य की उसमें ना घुसे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब जैसे दो आम के पेड़ है, एक बड़ा है एक पौधा है, ठीक बात है, दोनों का वस्तु का सत्य तो एक ही है, बिल्कुल। और वस्तु सत्य अलग अलग, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप अपने को, एक आदमी को दिखेगा कि भाई ये वाला आम का पेड़ क्यों नहीं ग्रो कर रहा है, तो पता लगेगा इसको पानी नहीं मिल रहा है ना, उसमें वो काम करेगा, फिर पानी नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रही, क्या काम कमी हो रही है ना। ठीक, हाँ, ओके। तो इसलिए मनुष्य को दोनों, एक पेड़ एक पौधा, दोनों आम के ही हैं, उनको समझने के लिए, पूरा समझने के लिए ये तीनों सत्य की समझ होगी तो पूरा समझ पाएगा। तो फिर ये जो ज्ञान गोचर है, स्वभाव और धर्म,
तो अभी हम क्या कहते, पूरा देख ही नहीं पाते हैं, किसी इकाई को देखते हैं तो पूरा समझ ही नहीं पाते हैं। वही तो ज्ञान संपन्न होने के बाद हम पूरा समझ पाएंगे। ओके, यही तो तो मेजर चीज है। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, कोई अपराधी को हम अपराधी की तरह देख रहे हैं, जबकि नागराज जी ऐसा नहीं देख रहे हैं, कह रहे वस्तु स्थिति सत्य ऐसा नहीं है, ये अपराध नहीं कर रहा है, ये समझना चाहता है ना। उस क्रम में इसको समझदारी को पूरा करेंगे तो ये अपराध मुक्त हो जाएगा। तो भ्रमवश अपराध कर रहा है, लेकिन ये इसकी चाहत नहीं है। अभी हम मानते हैं कि इसको तो मजा आ रहा है इसी में, ये अपना भ्रम है, क्योंकि गलती करने में तो किसी को मजा नहीं आ सकता, है ना। ये सामयिक घटना हो सकती है, माने मोमेंटरीली उसको ऐसा लग सकता है कि उसको ठीक लगता है, बट ये वस्तु, क्योंकि वस्तुगत सत्य ऐसा है ही नहीं, ये उसको स्पष्टता हो रही। तो फिर क्या करेगा कि यार परिस्थिति बदल देंगे तो अपराधी नहीं रहेंगे। क्या परिस्थिति बदल दें? ज्ञान संपन्नता ला दें, लोगों का व्यवहार उसके प्रति ठीक हो जाए, आसपास जागृति का वातावरण हो, तो कोई भी गलती और अपराध करना नहीं चाहेगा, क्योंकि ये चाहत है ही नहीं मानव की। ऐसा उनको स्पष्ट हो रहा है, या किसी भी समझदार व्यक्ति को ऐसा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो सुनो, तो इसको मैंने यूं समझा, जैसे एक भ्रमित मानव है, ज्ञान संपन्न नहीं है, वो जब दो आम के पेड़ और पौधे को देखता है तो इंद्रियों से वो खाली रूप गुण ही पकड़ पाता है, स्वभाव धर्म नहीं पकड़ पाता है। ज्ञान संपन्न जब होता है, इन ज्ञान गोचर ये स्वभाव धर्म पकड़ पाता है, तो उसको पूरा, मतलब तीनों सत्य दिखाई देते हैं ना, तो उसमें पूरा समझ लेता हो। बिल्कुल। ओके ओके। तो ऐसी, जैसे आपने पेड़ पे बताया, ऐसी कुत्ते पे आप दोबारा बताओ मेरे को आपकी। मतलब जैसे कुत्ते को अभी एक देखेंगे भौंक तो वो एक जागृत भौंक, होगा, ये क्यों सोचना है? हाँ वही एक भौंक रहा है, एक नहीं भौंक रहा है, मान लो, है ना, तो हाँ उसको हाँ। पता चल जाएगा क्या ये भूखा है, क्यों भौंक रहा है ना। उसको बस पता चलेगा। जैसे बच्चा जब रोता है तो माँ को पता चलता है कि यार ये क्यों रो रहा है, इसको दूध चाहिए क्या, जबकि बोल तो नहीं पा रहा है वो, है ना। तो ऐसा उसको पता चलेगा और उसकी पूर्ति करेगा आवश्यकता अनुसार। तो भ्रमित मानव तीनों सत्य को नहीं जानता, इसलिए वो कोई भी इकाई को देखता है तो पूरा नहीं समझ पाता है। बिल्कुल जागृत मानव ज्ञान संपन्न होने के कारण, तीनों सत्य को जानने के कारण हर इकाई को पूरा देख पाता है और उसकी भूमिका, उसका में उपयोगिता, पूरकता सारा समझ पाता है। इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा आगे। बिल्कुल, यही मजेदार चीज है। देखिए अभी जो मानव अभी जो फंसा भी है, वो पूरी सच्चाई को नहीं देख पाने में, और रूट में देखेंगे तो हम, मेरा मन कैसे तृप्त होगा ये समझ में नहीं आ रहा है उसको, माने मुझे कहाँ जाके तृप्ति मिलेगी, है ना। अभी देखेंगे तो देखो व्यवहार रूप में कैसे बदलेंगी चीजें। तो क्या हो रहा है कि मानव बहुत सारी भागदौड़ कर रहा है, ये जो बहुत सारा घूमना फिरना ये सब है, इसके रूट में देखेंगे तो मन उसका लग नहीं रहा है कहीं भी, मन तृप्त नहीं हो रहा है। तो बहुत सारा अनावश्यक वेस्टेज है ना। आपस में खींचतान है, तुलना है, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए प्रयास है, कोऑपरेशन नहीं है अभी, सहयोग प्रवृत्ति कम है ना। तो फिर चीजें जब मन भरा हुआ रहता है तो फिर आदमी फिर जो है वो तृप्ति के लिए दौड़ता है ना। तृप्त होकर के दूसरों को तृप्त करने के लिए वो प्रयास और वातावरण का निर्माण करता है। तो अपन अपने में भी देखेंगे ना, तो बहुत सारी अनावश्यक जो दौड़ थी, मतलब जो मन लगाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ते थे, चाहे वो वस्तुओं को खरीदना हो, चाहे वो अलग अलग दौड़ना हो इंद्रिय तृप्ति के लिए, माने आंखों को अच्छा लगे तो दौड़ो, कानों को अच्छा लगे तो कोई म्यूजिक पार्टी में जाओ, किसी का, है ना, केबीसी ज्वाइन करो, ये देखो वो देखो। तो बहुत सारी भागदौड़ अपने आप रुक जा रही है अनावश्यक, फिर समय बच जा रहा है। दूसरी पॉजिटिव चीज हो रही है, अब बहुत सारा समय बच गया। समय बच गया तो उसका नियोजन क्या करें, क्योंकि अभी भी देखें, अभी भी अधिकतर लोगों के पास समय बच जा रहा है, मन खाली है। दो स्थितियां हैं, समय बहुत है, मन खाली है। एक स्थिति है मन भरा है और समय बहुत है, दोनों के प्रोग्राम अलग अलग हैं। जिनके पास मन खाली और समय बच गया, मतलब पैसे तो आ गए, तो अब क्या करें, अब लेह लद्दाख चलते हैं, अब स्विट्जरलैंड चलते हैं, अब इधर चलते हैं, अब उधर चलते हैं, अब ये फैक्ट्री लगाते हैं, वो करते हैं, इसमें दौड़ रहा है। दूसरा मन भर गया और समय बचा है, तो अब वो दिख रहा है व्यवस्था के लिए क्या करें, लोगों को समझदार होने के लिए क्या करें, है ना, वातावरण का कैसे निर्माण करें। ये पूरी इतना ही शिफ्टिंग हो रही है।
और कमाल का दर्शन है, कमाल, मतलब एक भी शब्द अगर पकड़ लो और प्रयोजन के अर्थ में उसको समझने का प्रयास करें तो सारी सब कुछ क्लियर हो जाता है एकदम। प्रयोजन के अर्थ में अगर इन 3 सत्य को समझें तो एकदम क्लियर होता है। ओके, तो अब सामने को भ्रमित मानव दिख रहा है, परिवार में, बाहर, कहीं भी, तो अब उसके खिलाफ कोई आवेश नहीं आएगा। अब हमको वस्तु का सत्य और वस्तु सत्य अगर समझ में आ गया है तो उसकी स्थिति समझ के ओके यार, इसको भी अब विकास के रास्ते पे आगे ले चलने के लिए ओके क्या करना चाहिए, तो हम फिर कोऑपरेट ही करेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ, अब क्या हो गया, अभी हमें आधा खाली गिलास, अब जब हम बोलते हैं ना भ्रमित दिख रहा है, अभी थोड़ी दिनों के बाद अपनी भाषा बदलेगी, हमें भ्रमित आदमी दिखेगा नहीं, हमें जागृति के लिए प्रयासरत ही दिखेगा आदमी। जिसको अभी अपन भ्रमित कह रहे हैं, जिसको जो अपन अब आधा गिलास खाली नहीं दिखेगा, अब ये दिखेगा कि ये गिलास भरना चाहता है तो अपन को अब जागृति के लिए प्रयासरत व्यक्ति दिखेगा, और मैं उसमें क्या सहयोग कर दूं इसकी जागृति में, ये अपना प्रोग्राम देखेगा। हाँ, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। मतलब ये 3 शब्दों को समझ के सत्य के भी हमारा नजरिया बदल जाता है सामने वाले देखते ही। हाँ, अब अब हमें वो कहेंगे बहुत बढ़िया। नहीं, हमें नहीं कहेंगे कि भ्रमित है, अभी हमें कहेंगे हाँ कि जागृति के लिए प्रयासरत है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये हाँ, देखने ये की भी कोशिश मेरा जैसे करेंगे। ही है, बस ठीक है, स्थिति का फर्क है। हाँ, तो अब अगर कमजोर स्थिति है तो मुझे मदद करनी है, जब अच्छी स्थिति बस तो मुझे उससे सीखना है। बस बस वाह, बस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इतना ही शिफ्ट है भैया। देखो अभी हमें लगता है ये अपराध ही है, बाद में लगेगा कि ये अज्ञान बस अपराध कर रहा है ना, चाहता तो जागृति है। इतना शिफ्ट होने से उसके प्रति पूरा, जो जिसको दया कह रहे हैं ना, वहां उसके बाद ही दया आना शुरू होगी। नहीं तो उसको पनिशमेंट करने के तरीके ढूंढेंगे, फिर सुधार ही पनिशमेंट है, ये समझ में आएगा। माने आदमी गलती और अपराध करना ही नहीं चाहता, ये अपने में एक समय स्थिर हो जाएगा, क्योंकि अभी जबकि स्थिर है अपने में, माने परंपरा से, कि ये लोगों को ऐसा ही करने में मजा आता है, ये मान्यता टूट जाएगी अपनी, है ना। सही मान्यता फिर ये समझ में आएगी, मजबूरी बस, और भ्रम ही मजबूरी है, अज्ञान ही मजबूरी है। आदमी गलती और अपराध करता है, भ्रम बस। कोई नहीं चाहता इस धरती पर, बच्चा जन्म लेता है, कोई गलती और अपराध करना नहीं चाहता। ये जब अपने में स्थिर होगा तब अपने को दिखेगा कि हर आदमी जागृति के लिए प्रयासरत है। हम कैसे उस परंपरा का निर्माण करें, है ना, व्यक्तिगत रूप में, और फिर और लोग मिलकर के, 10 मिलकर के, 50 मिलकर के, 100 मिलकर के, जहां पर जो ये मूल चाहत है आदमी की वो सफल हो जाए। ये प्रोग्राम है कुल मिला। तो फिर सुनिए, फिर तो ये हुआ कि जैसे अगर किसी मनुष्य को पहले स्थिति सत्य और वस्तु का सत्य मालूम है, जैसे मैं भ्रमित हूं, मुझे जी। जागृत मानव का वस्तु सत्य मालूम है, तो ही मैं किसी को देख के वस्तु स्थिति को का आकलन, मूल्यांकन, क्या बोलो, जो भी बोलो आप, सामने क्या किसी बात मनुष्य है, को देख के मैं आकलन कर पाऊंगा। ये हुई ना बात भैया, ये 2 सत्य पकड़ में आने से तीसरे के लिए दिशा बनती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत फिर ही क्रम यही जबरदस्त। हुआ, फिर स्थिति सत्य है, वस्तु का सत्य है, और ये पकड़ में आ गया तो तीसरा पकड़ में आता, फिर अब मैं सामने वाले को, अभी तो मैं मूल्यांकन करूँ रूप बल धन पद के आधार पे, अब मैं करूंगा उसका मूल्यांकन, बोलो आकलन, जो भी मेरे पास शब्द थोड़े हाँ हाँ, ठीक है। जबान पे, तो वो अब मैं उसकी स्थिति का आकलन करूंगा, अरे भाई ये भी मेरे जैसे ही ठीक है यार, थोड़ा पीछे है, तो चलो इसको मदद करते हैं यार, और आगे तो यार इससे अजय भाई से तो सीख सकते हैं भैया अपन। तो ये दोनों सत्य पकड़ में आने से तीसरे सत्य है, ओ फिर तो द्वंद्व खत्म हो जाता है। अगर ये बिल्कुल। पूरा पकड़ में आ जाए, द्वंद्व खत्म हो बहुत जाएगा। बहुत ही गजब है भाई, देखो। अच्छा, फिर ये भी, अच्छा, स्थिति सत्य को परम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी वस्तु ऐसा जाना क्यों चाहती है, तो ये समझ में आता है, क्योंकि पूर्ण में गर्भित है, इसलिए पूर्णता की ओर प्रयास कर रही है हर इकाई। तो जो व्यापक रूपी पूर्ण है, ज्ञान है, ज्ञान में गर्भित है ना, इसमें बीज के रूप में ज्ञान है ही, इसमें डूबी भीगी घिरी है, फलस्वरूप ये उसमें गुण प्रकट हो रहा है, इसमें दिशा बनी हुई है। नहीं तो क्यों हर आदमी जागृति चाहता है, क्यों हर आदमी सहयोगी होना चाहता है, क्यों हर आदमी प्रेम में जीना चाहता है, क्यों हर आदमी स्नेह, ममता, विश्वास, इन सब मूल्यों को धारण करना चाहता है। तो ये समझ में आएगा
कि उसका फिर रूट को देखेंगे, जिसको कारणात्मक भाषा कह रहे हैं ना, तो परम रूट फिर ये दिखेगा, क्योंकि विज्ञान में, व्यापक में, है ना, या सहअस्तित्व रथ है पूरी डिजाइन अस्तित्व की, इसलिए हर व्यक्ति ऐसा जीना चाहता है। ये उसमें मूल चाहत बनी हुई है बाय डिफॉल्ट एग्जिस्टेंशियली। नहीं, आखिरी सवाल मेरा, फिर बाद में कोई और साथी पूछे भले ही। हाँ। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस ये आखिरी सवाल ये कि अब इसमें मुझे स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य में अध्ययन विधि से जब पढ़ता हूँ, समझता हूँ और उसके हिसाब से जीने का प्रयास करता हूँ, तो मैं फिर दूसरे से कंपटीशन बंद कर देता हूँ। दूसरे को देख के मुझे ईर्ष्या भी नहीं होती, दूसरे को देख के मुझे छोटा या बड़ा होने का एहसास भी नहीं होता। मुझे कुछ समानता दिखती है और समानता का आधार पे फिर हम आगे चल पाते हैं। तो उसमें फिर वस्तु से सत्य समझ में आता है उसका, तो उसके हिसाब से मैं उसको कोऑपरेट करता हूँ या कोऑपरेशन लेता हूँ। राधा नागराज जी के बिना सोचे समझे तो लिखते नहीं थे, तो वो उसमें वस्तुगत से पहले वस्तु स्थिति सत्य लिखते हैं वो, तो वो कैसे देखते थे, ये समझना चाह रहा हूँ। आखिरी सवाल। नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम। देखो, उन्होंने एक आध बार लिखा भी है कि शब्दों की अपनी सीमा है ना, तो किसी ना किसी क्रम में लिखना ही पड़ता है, जबकि अस्तित्व संपूर्ण एक साथ होता है, उसमें कोई क्रम नहीं होता है ना। तो उस क्रम में वो आया होगा। तो मुझे भी नहीं पता कि यदि पहले लिखा दूसरा लिखा क्यों लिखा होगा, है ना। मूल मुद्दा है कि किसी क्रम में तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक साथ, जबकि अस्तित्व जब समझ में आता है तो एक साथ आता है ना, संपूर्णता में। जब भी उसको बोलने जाएंगे, बताने जाएंगे, तो कोई ना कोई क्रम आएगा। ये इसलिए लिखा है कि शब्द जो है व्यापक को पूर्णतया उद्घाटित करने में समर्थ नहीं है, मानव समर्थ है, क्योंकि वो मल्टी फैसेट है। तो शब्द के माध्यम से, इसीलिए शब्दों से नहीं पता चलता है, तो शब्द के साथ साथ फिर नागराज जी का आचरण भी देखना पड़ता है ना, उनका कार्य भी देखना पड़ता है, व्यवहार भी देखना पड़ता है। जब उनकी संपूर्णता में देखते हैं तो फिर समझ में आता है। तो किसी न किसी क्रम में तो लिखना ही था। तो मुझे भी बहुत स्पष्ट नहीं है कि ऐसा उसमें उतना कोई होगा मीनिंग, बट पूछ सकते हैं किसी और से। भैया। हाँ जी, इसको जी कुछ भी। इसको मतलब अपन कंक्लूड करें ना, तो इन तीनों सत्यों के लिए मतलब अपन आप क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे इन तीनों के लिए? मैंने फिर से बताया किस तरह का। नहीं, जैसे डिटेलिंग तो काफी हो गई है, हाँ जी, लेकिन जैसे जैसे जो हमारे कंफ्यूजन थे कि भाई ये तीन सत्य हैं या एक सत्य है, या तो वो थोड़ा सा स्टेटमेंट में अपन कि भाई ये तीनों क्या है, ये थोड़ा सा ऐसा। यदि ऐसे देखेंगे तो देखो कुंज बिहारी जी, ओवरऑल सत्य जी तो जो है वो तो अस्तित्व सहअस्तित्व एक ही भाषा बनती है ना, ओवरऑल। जी भैया। जैसे नागराज जी से कहा तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे समराइज करना हो पूरी चीज को, तो एक ही कोई बोले एक ही सेंटेंस में बताओ, जी तब तो एक सेंटेंस यही बनता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व जी। है ना। ये फाइनल हो गया पूरा। हम्म। अब उसी को यदि डिटेलिंग करते हैं तो उन्होंने कहा 5 चीजों में बोलना पड़ेगा, है ना। अस्तित्व सहअस्तित्व है ना, और प्रकृति है, उसमें जीवन है, उसमें जागृति होती है, ऐसा करके 5 चीजें कहीं। अब मैं उसका क्रम ही भूल गया, है ना, जो भी है। कुल मिला के क्या होता है कि एक बार आप ओवरऑल देखते हो तो फिर ये सब चीजें तो अस्तित्व सहअस्तित्व, हाँ, फाइनल तो इतना ही है। नहीं नहीं भाई, वो मैं ये तीनों सत्यों के बारे में थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं हो पाया है, तो उसके लिए मैं मतलब डिटेल में हाँ, तो वही मैं समझ कह में रहा आ हूँ रहा कि है कि फाइनल वस्तुगत। फाइनल फाइनली सत्य एक ही है कि अस्तित्व सहअस्तित्व माने व्यापक में इकाइयां डूबी हुई घिरी हैं। जी। अब यदि अपन वो इकाई क्या कर रही है भाई, हम्म। क्यों, मैंने फिर इकाई में जो ऊर्जा संपन्नता है, क्रियाशीलता है, तो उसका क्या लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को बताया जागृति के लिए प्रयासरत है इकाई, है ना। तो जी वो वस्तुगत सत्य है। तो अब जीवन में जीवन जागृत होना चाहता है, ये फाइनल वस्तुगत सत्य हो गया।
अब कैसे होगा? तो दो विधि से होगा, या तो अनुसंधान करेगा, या अनुसंधान हो गया है तो उसका शोध करेगा। तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो अनुसंधान कर चुका है, जो स्थिति जागृति की पा चुका है, वो दूसरों की जागृति में सहायक होगा, और वो वस्तु स्थिति का आकलन करके उसको कैसे दिशा देनी है उस पर काम करेगा। तो ऐसे समझ में आएगा। अब यदि किसी एक इकाई को देखेंगे तो उस इकाई में तीन चीजें दिखेंगी। उसके एक तो उसका स्थिति सत्य कि हर इकाई व्यापक में डूबी भीगी घिरी है, जैसे मैं और आप। जी जी ये तो स्थिति सत्य है हमारा। जी वस्तुगत सत्य क्या है हमारा आपका? हम जागृति चाहते हैं। वस्तु स्थिति क्या है? अभी जागृति के लिए प्रयासरत। कैसे बने? तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि भाई ये जो तीनों सत्य बताए हैं ये समझने के लिए है। बिल्कुल। बाकी जो जैसे आपने पहले बताया कि भाई अस्तित्व अस्तित्व है, ये परम सत्य है। बाकी ये हाँ, इनको समझने के लिए ये तीनों चीजें हैं। बिल्कुल। ऐसा सारा ऐसा वर्णन समझ सकते हैं। ऐसे ही है कुंज बिहारी जी। सारा वर्णन जो किया गया है जी ये मानव केंद्रित है ना बेसिकली, क्योंकि मानव ही समझना चाहता है। जी और जी कोई एक व्यक्ति बोला कि मैं समझ गया हूँ, तो दूसरे लोगों को सहयोग करने के लिए, उसको समझाने के लिए काम कर रहा है। जी भैया, जी भैया। अरे ब्रश ब्रश क्लियर हुआ भैया। थैंक तो शैलेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं? चाय 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 शैलेंद्र भाई कुछ कह रहे हैं? बेफल चाय चाय। आवाज आ रही भैया? जी भैया, आ रही है। चाय चाय चाय। बढ़िया। नहीं भैया, आई थिंक मेरे हिसाब से गलती से माइक ऑन हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया जी जी, एक कंफ्यूजन और था कि ये सत्य और सत्यता में क्या मतलब, अपन कैसे इनको समझ सकते हैं सत्य और सत्यता को? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा वो कैसे, कोई सेंटेंस में देखना पड़ेगा किस अर्थ में आ रहा है। जी जी भैया। नहीं, वो परिभाषा संहिता खोलो ना अनिरुद्ध। उसमें देखो क्या है सत्य असत्यता, ऐसे दो शब्दों में क्या डिफरेंस किया है। या वंदनी बात रखी थी, वंदनी रखे। तो जैसा मैंने समझा था उसको, तो सत्य तो है, जो स्थिति सत्य है, मेनली अस्तित्व है, वही उसी को सत्य कहे। और सत्यता जिसको कह रहे हैं, तो सत्य में जो वर्तते है, नित्य रहता है, उसको सत्यता कहते हैं। तो उसकी तीन परिभाषाएं बेसिकली दी गई है हम सत्यता की। एक है वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य, जो है वो सत्यता है। दूसरा कहा अस्तित्व सहित पदों के अनुरूप मौलिकता की अभिव्यक्ति। और तीसरी परिभाषा है अस्तित्व में नित्य वर्तते है, वो सत्यता है। तो सत्य का जिस तरह से प्रकटन होता है, मेनली ये मेरा सेंस बन रहा है इसमें कि अस्तित्व है, उसका प्रकटन जिस तरह से बन रहा है, तो एक एक इकाई के रूप में हम जो देखते हैं कि वो सत्ता में संपृक्त रहते हुए जिस तरह से उसका आचरण, उसकी अपने में व्यवस्था होना, समग्र व्यवस्था में भागीदार होना दिखता है। एक एक पदों में जो उसकी मौलिकता के रूप में जो उसकी अभिव्यक्ति होती रहती है, और जो वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य के रूप में पहचानने में आता है, वो मिलाकर सत्यता है। तो सत्य का जो प्रकटन है,
बेसिकली ये कहे कि इकाइयों के द्वारा जो उसका एक व्यवस्था के रूप में प्रकटन दिखता है वो सत्यता है, ऐसा मुझे लगता है। एक बार फिर से बंदर पढ़ना परिभाषा हाँ, सत्यता की। एक परिभाषा है वस्तु स्थिति और वस्तुगत सत्य। दूसरी परिभाषा है अस्तित्व सहित पदों के अनुरूप मौलिकता की अभिव्यक्ति। अस्तित्व सहित पदों के अनुरूप मौलिकता की अभिव्यक्ति। और तीसरी परिभाषा है अस्तित्व में नित्य वर्तते है वो सत्यता है। बढ़िया, नहीं ठीक है, तो सही है। सत्य कैसे व्यवहारित हो रहा है इकाइयों के द्वारा, कैसे व्यक्त हो रहा है सत्य, उसको सत्यता के रूप में लिखना है। बढ़िया है। यानी जो स्थिति सत्य है या जो सहस्तित्व है वो इकाइयों के द्वारा किस तरह से व्यक्त है वो सत्यता है। ऐसा ही भाव जा रहा है क्या उस बंधन? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। हाँ, नहीं ठीक है, बढ़िया। सत्य की इकाइयों के द्वारा अभिव्यक्ति जो है, सहस्तित्व की इकाइयों के द्वारा जो अभिव्यक्ति है। इसमें दूसरा भी एक मुद्दा था जो भैया ने ही बताया था कि उन्होंने प्रश्न महेंद्र भैया से किया था। तो उन्होंने ये समझाया था कि सत्य है वो स्थिति है और सत्यता है वो गति है। अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक कह सकते हैं इसको। ता शब्द से तो यही आता है पूर्णता, जो मैंने है ना, प्रयास या जो गति को इंगित करते हैं। ठीक है, तो सत्य जो है सहस्तित्व वो इकाइयों के द्वारा सत्यता के रूप में व्यक्त है। वही फाइनली भैया अपन को ओवरऑल चीज यानी अपने को समझ में आ जाए। मैंने प्रधान मुद्दा इतने सब एंगल से लिखने का इतना ही है कि जो जब हम साक्षात्कार में पूरा जो अस्तित्व है वो अपने को स्पष्ट रूप से दिखे। ये अस्तित्व है, इकाई कुछ क्रियाशील है, इकाइयों में कुछ दिशा है ना। तीन जो है, जो पदार्थ, प्राण और जीव, वो व्यवस्थित है, मानव व्यवस्था के लिए प्रयासरत है। उसी क्रम में इतनी सारी हमने है ना खोज की, प्रगति की, चीजों को बनाया, और उसी क्रम में एक अनुसंधान हुआ, उसको हम शोध कर रहे हैं कैसे मानव जो है तृप्त होकर के उस सहस्तित्व को जो होने के रूप में है उसको मानव भी अपने व्यवहार के द्वारा व्यक्त करते। उसी को मानवीय व्यवस्था का हमने नाम दिया, जिसमें सभी के लिए न्याय सुलभ हो, उत्पादन सुलभ हो, शिक्षा सुलभ हो, विनिमय सुलभ हो, है ना, ये स्थिति घटित हो जाए। माने सहस्तित्व जो है वो रहने में भी मानव के द्वारा भी सहस्तित्व जीने में, व्यवहार में, कार्य में स्पष्ट हो जाए। यही दिशा दिख रही है सारी। बढ़िया। और आपने भी जो शुरू में कहा ना कि ये हम अपनी स्थिति से वस्तुगत सत्य को और वस्तु स्थिति सत्य को देखने का प्रयास करते हैं, इसीलिए हम पूरा उसको नहीं देख पाते। तो उसी से जुड़ा एक संवाद भी मुझे मिला था जो मैंने ग्रुप में रखा था। उसमें ये कहा था कि पहले तो तीनों सत्य की कुछ अवधारणाएं बनती है अपने में, फिर थोड़ा बोध भी उसका बनता है, और स्थिति सत्य अनुभव में आता है। स्थिति सत्य अनुभव में आने के बाद उसकी रोशनी में वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य स्पष्ट होते हैं। तो बेसिकली अनुभव की रोशनी में स्थिति सत्य स्पष्ट होने के बाद ही सही अर्थों में ये बाकी दोनों सत्य भी पूरे स्पष्ट होते हैं। उससे पहले बस उसका हम अध्ययन करते करते कुछ अवधारणा ही बनाते हैं, वो स्पष्ट दिखता नहीं है, ऐसा उसमें कहा था। बढ़िया। आदित्य भैया भी कुछ पूछ रहे थे ना इसी मुद्दे पे, इस चर्चा में मिल गए उत्तर। तो हाँ भैया, वैसे तो समय हो गया है और उत्तर भी मैं सोच ही रहा था कि वस्तु स्थिति भ्रमित वाली तो है नहीं,
अच्छा, एक प्रश्न जहाँ से शुरू हुआ था वो रख देता हूँ एक बार कि अ, दो जागृतियों का जो स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य है वो तो दोनों का एक सा ही अनुभव होगा, वस्तु स्थिति का अलग अलग हो सकता है क्या, ये प्रश्न था। जैसे हम कहते हैं कि वो परंपरा में पहले भी जागृत हुए होंगे पर इसका प्रमाण नहीं है। इसका मतलब ये है कि जैसे बुद्ध के समय या दूसरे जागृत व्यक्तियों के समय जो वस्तु स्थिति देश दिशा काल थी, उस समय तर्क नहीं आया था, परंपराएं थी, रूढ़िवादिता थी और कई सारे दूसरे बंधन थे। तो इस कारण से वो अध्ययन विधि नहीं रख पाए, उसको अध्ययन विधि में नहीं ला पाए। और नागराज जी के समय तर्क आ चुका था, विज्ञान आ चुका था, संविधान बन रहे थे कई सारे देशों के, तो ये सारी चीजें अनुकूल थी, इसलिए अध्ययन विधि वो ला पाए। तो ऐसा कहा जा सकता है क्या? हाँ, ऐसा कह सकते हैं भैया, अनुमान तो ऐसा लग सकता है। इसमें अपन यही मान रहे हैं कि भाई पहले भी हुआ ही होगा और उस समय की जो जितना वो व्यक्त कर पाए लोग, जितना पचा पाए, उसके प्रयास में लगे हुए, एक क्रम तो है। अब जैसे वस्तु स्थिति सत्य जो है वो हमने कल बात की थी कि जैसे दो बच्चे एक ही घर में पैदा हुए और इनका लगभग एक साल लालन पालन हुआ और फिर वो दोनों को अलग अलग शिक्षा मिली या अलग अलग वातावरण मिला, तो उससे इनके स्वभाव में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। शिक्षा का जो अपन प्रभाव देखते हैं, तो वो वस्तु स्थिति सत्य का वस्तुगत सत्य पे प्रभाव है क्या, ऐसा पड़ता है क्या? नहीं नहीं, देखो पहले अपन को ये देखना पड़ेगा जिसको सत्य कह रहे हैं ना, जब वस्तुगत सत्य, तो मानव का जो वस्तुगत सत्य है वो जागृति है। हाँ, ठीक है ना। हाँ। और स्थिति अब सत्य ये तो पहले वाली चर्चा में ये रिजॉल्व हो गया था, इसलिए मैंने पूछा नहीं। तो पहले हाँ, वाली चर्चा जो थी कि हाँ वस्तुगत सत्य तो है, मानवीयता का ही अध्ययन है, अमानवीयता का अध्ययन नहीं है। हाँ, इसलिए नहीं, भ्रमित भ्रमित कोई वस्तु स्थिति सत्य बने, वस्तुगत सत्य नहीं है भ्रम, वस्तुगत ठीक है, सत्य तो जागृति है। ठीक है भैया, है ना। भ्रमित होना सामयिक घटना है। इसका मतलब भ्रम भी वास्तविकता नहीं है, ना समझ की कमी नहीं, भ्रम है। बस नहीं, क्यों वो इसलिए कह रहे हैं उसको बार बार तर्क के रूप में कि देखो, भ्रम यदि वास्तविकता होती तो भ्रमित आदमी खुश होना चाहिए, है ना। मतलब ठीक है भाई, यही सच्चाई है, तो फिर बदलेगी क्यों सच्चाई? ये सच्चाई नहीं है, इसको मैं बदलना चाहता हूँ, इसलिए अपन कह रहे हैं कि गुस्सा करना मानवीय स्वभाव नहीं है, नहीं तो स्वभाव कह देते उसको सच्चाई है तो, क्योंकि हर गुस्सा करने वाला उससे मुक्त होना चाहता है, इसलिए वो एक सामयिक घटना है। आज इस समय की स्थिति ऐसी है उसकी, है ना, अज्ञान बस, वो भी पता चला क्यों है ऐसी स्थिति, और ये भी पता चला कि वो खुद ही उससे बाहर आना चाहता है, ज्ञान संपन्न होना चाहता है। आदित्य भगवान, आप बहुत पढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपने शेयरिंग में रखा करें, जो हम भी थोड़ा बिना पढ़े सीख जाएं। ले पानी ले पानी ले। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, मतलब पढ़ना जितना हो पाता है उतना जीवन विद्या परिषद साथ में ही पढ़ रहे हैं। और बाकी अभी सोम भैया के सेशन आए अभ्यास दर्शन के, वो छोटी वाले वो चल रहा था। हाँ, तो उसी में से कुछ रख दो, अभी तो टाइम है, हम लेट शुरू किए थे। अभी तो कुछ लग नहीं रहा भैया ऐसा, कल करते हैं। बाकी और लोग बताएं। बढ़िया। ज्योति बहन आज कैसे मिस हो गई? उनके भाई की शादी है ना रविवार। हाँ हाँ हाँ, बराबर मैसेज आया था, बिल्कुल। जीन विद्या के अनुसार थोड़ा कार्ड बनाया उन्होंने, आपको भेजा भी हाँ, इनविटेशन। भेजा था, बढ़िया है। बस एक कमी रहेगी, वो पंडित जो है ना, जैसे सुरेश पटेल जी बने थे वहां, हाँ। वैसे पंडित भी जीन विद्या के अजय जैन जी किसी को बनाना चाहिए था इस बार। नहीं, उसके लिए तो भैया वो
माने और बहुत सारे लोगों की स्वीकृतियां चाहिए, तो ये धीरे धीरे चलेगा। हाँ नहीं ठीक है। अनिरुद्ध भी बहुत पढ़ता रहता है, तो वो भी कुछ बात रखना चाहिए उसको। भैया मेरा एक्चुअली फोन स्विच ऑफ हो गया था, अभी जस्ट वापस 1 सेकंड पहले ही ऑन हुआ है, तो मैं सुन नहीं पाया था, सॉरी, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था अचानक। तो कुछ अच्छा बताओ, जैसे आदर नागराज जी कहते थे कुछ अच्छा बताओ, तो बताओ, तुम बहुत पढ़ते हो तुम। अच्छा तो बस आपको देख के अच्छा लगता है। अरे ये तो पारंपरिक जवाब सुनो यार तुम। मुझे पढ़ा उसमें से बताओ ना यार, तुम इतना ऑनलाइन इतना फास्ट देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो, बताओ कुछ। लेट शुरू किए तो 2-5 मिनट तो लग सकते हैं अपन। भैया अभी तो अभी सुबह में वो सुन रहा था। एक तो सभी लोग सुन सकें तो बहुत बढ़िया है, मैं भी एक तो अभी पूरा नहीं सुन पाया हूँ। सोम भैया ने अभी जो मानव अभ्यास दर्शन का जो एक किया, वो राकेश गुप्ता जी अपने चैनल पे भी प्रीमियर कर रहे हैं और पहले भी आ चुका है, आप सब लोग अगर सुन पाए तो वो बहुत बढ़िया है भैया। अभी शेयरिंग है उसका, अगर होगा तो लिंक मैं डाल दूंगा। भाभी बोलो बस क्या क्या डाला है? मानव अभ्यास दर्शन पे जो 6 महीने का अध्ययन चल रहा है ना भैया, उसमें हाँ हाँ वो तो मैं सुन रहा हूँ भैया, हाँ तो वो वाला आजकल मैं सुन रहा हूँ। में तो है वो। उसके भैया कल तक के मैंने डाले थे यूट्यूब के लिंक अपने उस पे, पता नहीं सबने देखा है या नहीं। हाँ वो बढ़िया है भैया। अब तुमने याद दिला दिया, मैं बोल देता हूँ। मैंने सुन रहा था सोम भाई को, अभ्यास दर्शन का पहला जो उनका सत्र उन्होंने लिया, तो उसमें उन्होंने वो बात रखी थी कि वो गंगोत्री में क्यों किए, तो बात जो अपन चर्चा करे तो वही निकल के आई। उनका भी आदर नागराज जी के साथ एक बार जब वो जा रहे थे गाड़ी में, तो उस समय है चर्चा हुई भी कि यो आस्था विधि से जो भी मार्ग में भक्ति मार्ग और भक्ति मार्ग और एक और को मार्ग है यार, कर्म मार्ग है नहीं, भक्ति मार्ग और एक और को मार्ग है। ज्ञान तो कर्म, तीसरा कौन सा है? ज्ञान भक्ति, तीसरा मार्ग कौन सा है? कर्म योग। कर्मयोग। कर्म, हाँ कर्म। वो उस मार्ग से को मान लो थोड़ा जागृति के क्रम में आगे बढ़ा हो, तो वो भी शरीर दूसरा नहीं ले रहा है कि उसको लग रहा है कि अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं बन रही है, परिस्थिति नहीं बन रही है, तो कहाँ होंगे? तो वो ऐसे भटक रहे होंगे, तो वो किसी तलाश में होंगे। तो वो आस्था विधि से मान लो मीरा ही है, तो श्री कृष्ण किसी मंदिर में उसका जीवन होगा, शरीर नहीं लिया दोबारा। तो ऐसे में ये जो शिविर गंगोत्री में किया है, ये नाथद्वारा में किया है, उसके पीछे उद्देश्य वही जो अपन बात कर रहे थे कि उसमें ऐसे जीवन जो जागृत होना चाहते हैं, जो तड़प भी रखते हैं, पर उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, इसलिए वो शरीर नहीं ले रहे हैं। अब उनको लगे भी हाँ ये ज्ञान वाला रास्ता भी खुल गया है, ये उपलब्ध है, इससे भी जागृति हो सकती है अपनी भी और पूरे मनुष्य जाति की, तो वो फिर शरीर ले लेंगे। तो ऐसा सोमवार ने तय किया, अगले 3 साल में साल के 3 शिविर वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, इन 4 धाम में कहीं न कहीं लेंगे। तो उसमें अगले 1-2 शिविर भी तय हो चुके हैं। तो ऐसे में उसमें उद्देश्य वही है कि वो जीवन जो तलाश में है, जो चाहते हैं पर उनको लग रहा हो नहीं पा रहा है, वो शरीर नहीं ले रहे, तो वो शरीर ले लें, वो आ जाए, जिससे अगली बार और स्पीड बढ़े। ऐसा मैंने समझा उसमें से। तो जिसने और सुना हो तो, क्योंकि मैं भी मानता था भी वो आस्था विधि वाले से विश्वास वाला क्या सीखेगा, विश्वास वाले से आस्था वाले को लगेगा। तो सोम भाई विश्वास वाले रास्ते पर हैं, पुराने जीवन जो है वो आस्था वाले हैं, तो वो तो बिना जाने मानने वाले हैं, तो जानकर मानने वाला उनसे नहीं सीख सकता है, उनको लगेगा ओके रास्ता खुल गया, आ जाओ, तो शरीर लेके आ जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने बोला सोम भाई ने, तो मैं संतुष्ट हुआ कि यस, अपन भी ये सोच रहे थे कि ऐसा ही होगा, हम आस्था वाले से नहीं सीख पाएंगे, वो ही सीखेंगे। तो मतलब उसमें मैं अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं, मेरी भाषा पारंपरिक रहती है थोड़ा, अभी अजय भाई जैसी है, सोम भाई जैसी वो नहीं आई है नजाकत, तो आ जाएगी धीरे धीरे। नहीं तो बहुत ही बढ़िया।
और भैया ये भी आज का अच्छा योग हो गया। तो नागपुर में मेरी गाड़ी खड़ी हो गई, जैसे इसको आना चाहिए था 8:20 पे, 7:30 पे आ गई और 8:35 तक यहीं खड़ी रहेगी। तो पूरा 1 घंटा अपना अनइंटरप्टेड हो गया। भैया इस तर्क को अगर आगे बढ़ाएं इस चीज जी को, तो आदरणीय नागराज जी का जो समय था वो 1950 के आसपास था, 50 या 70। और हाँ। उस समय आस्थावादी लोग बहुत ज्यादा मतलब उनसे पहले वाली पीढ़ी देखे हैं, जैसा उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है शेर यात्रा के बढ़ते, तो आस्थावादी ज्यादा थी। अब हम अगर सोचे कि 1900 से लेके 2000 तक के जो जीवन पुराने लोग थे, तो वो तो वैज्ञानिक या तर्क या फिर जो संविधान सभा के निर्माता सदस्य थे, या जो जितने भी अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक वगैरह हुए, तो वो तो मेरे को लगता है कि मंदिर में तो नहीं रहेंगे। वो तो किसी, जैसे आदरणीय नागराज जी का ही ले लें, वो तो मंदिर में नहीं रहेंगे जीवन स्वरूप में, तो वो तो किसी विद्यालय में या शिक्षा केंद्र में, यूनिवर्सिटीज में, तो वहां भी शिविर किए जाने चाहिए इस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, सभी तो जगह भैया जरूरत ही है। भैया वो नहीं, तो मैंने भी कहा था सोमवाई को, सॉरी मैंने ये भी सोमवाई को 7 कहा था ये, मैंने कहा भाई वो तो ऐसा तो आस्था वाले मिलेंगे मंदिर में, विज्ञान के रास्ते पर जो चले पिछली पीढ़ियों में वो मिलेंगे। मैंने कहा वो आपके शिविर के आसपास ही होंगे वो जीवन। मान लो आप वो पाली थाना की बात है, मैंने वो कहा था, देखो आप पाली थाना में हो ना, तो पाली थाना मांडवी ये यहीं के होंगे वो जीवन जो तर्क से विश्लेषण करते हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ प्रयास कुछ जान चुके हैं, कुछ जानना शेष है, शरीर नहीं लिया है। तो अब उनको लगे भी हाँ ओके ये रास्ता खुल गया, ये बात तो बहुत तार्किक है, आदि नागराज जी की बात जो रखी जा रही है। तो ऐसे जीवन तो मिलेंगे बाकी शिविर में, और आस्था वाले जीवन मिलेंगे मंदिरों के आसपास। ये हो सकता है भाई जिसने भक्ति करी है, पूजा ही करी है, और उससे भी उसने पवित्रता से करी, बिना जाने करी पर पवित्रता से करी। तो कहते हैं ना मीरा को भी इसे श्री कृष्ण मिले, मतलब श्री कृष्ण ठीक है अभी, मतलब कहने मतलब है कि कुछ वो जागृति क्रम में आगे बढ़ी, या अनुभव हुआ, जो भी हुआ, अनुभूति हुई, जो भी हुई, तो वो ऐसे जीवन वहां हो सकते हैं। तो 3 साल के 3 शिविर, 9 शिविर उनके लिए, बाकी आस्था वालों के लिए, बाकी शिविर विश्वास वालों के लिए। मैंने तो ऐसे लिया है फिर। भैया बढ़िया। ये जो अभी आदित्य भैया कह रहे थे ना वो नागराज जी वाला, तो सोम भैया के साथ एक संवाद में वो सोम भैया का एक नोट शायद इसी किसी ग्रुप पे था, जिसमें बाबा जी कह रहे हैं कि मैं इस जीवन के बाद किसी और धरती को देखूंगा, और तुम लोग भी जो ये यहाँ का काम करके फिर उसी धरती पे आ जाना, फिर मिलेंगे, फिर मिलके साथ काम करेंगे। इस तरह का कोई नोट एक सोम भैया का लिखित था, वो अपने ही इसी किसी ग्रुप पे डाला हुआ था। तो नागराज जी का तो शायद और किसी धरती पे पहुंच गए होंगे वो। जी, वो अंचला अग्रवाल जी है ना, वो लिखती है, शायद बाबा जी का ही नोट है, और वो फेयर में करके हमारी सुशी ग्रुप में भी बेचती है। सेम सेंटेंसेस लिखे हैं ये, कि मैं अभी इस धरती पे, अब काम पूरा हो गया है, ऐसा कुछ चर्चा हुआ था, और वो लिखा हुआ है शायद। ओके ठीक है, हाँ वो महेंद्र भाई ने डाला था शायद मेरे हिसाब से, तो एक बार आदर नागराज जी वाला वो बेपा की सेव्ड है, निकाल सकता हूँ ढूंढ के। हाँ पर ठीक है, फर्स्ट क्लास। तो मैं तो संतुष्ट हुआ उनके गंगोत्सव करने से भी, वो आस्था वालों को भी इधर लाना चाह रहे हैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी और वो लोग कहाँ हैं, उनकी वजह अपन इससे जान रहे हैं, अपन कहाँ पे। हाँ नहीं ठीक है, अपने तो लगे ही हैं, लेकिन वो भी उनका तो वो जानना था देख लेंगे। करने का उद्देश्य। ठीक है, ओके। वो तो भैया चित्तवृत्ति निरोध करके आगे बढ़े हैं, ऐसी बात किए थे भैया। अभी जो व्यास दर्शन वाला जो सेशन हुआ ना, उसमें मैं भी सुनती हूँ हर रोज, तो उसमें उन्होंने बोला कि ऐसे हजारों जीवन जागृति की पथ पे चित्तवृत्ति निरोध करके समाधि तक पहुंचे हैं, लेकिन आचरण पूर्णता में नहीं आए हैं। उन लोगों के लिए वो गंगोत्री शिविर या 4 धाम पे करना चाह रहे हैं, क्योंकि
जैसे बोले कि हम रायपुर से अछोटी है, अछोटी से रायपुर जाने में हमें तकलीफ मतलब आलस से हो रहा है, इस तरह से बात किया भैया ने। तो हम लोग मतलब उन लोगों को नहीं बुला सकते, हमें वहां जाके फिर ये ज्ञान का मार्ग भी उपलब्ध है, ऐसा हम उनको संकेत दे सकते हैं कि जिससे वो नए जन्म लेके इस पृथ्वी का उद्धार कर सके, ऐसा बताए भैया। यस यस, बेहतर बेहतर शब्दों में आपने बोला, बहुत बढ़िया। मेरी याददाश्त कमजोर है, आपने बेहतर बोला, ऐसे ही बोला था। ऐसे ही बोले। तो जो समाधि विधि से जो भी प्रयास किए नहीं पहुंच पाए आचरण पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, वो तलाश में, तो वो आ जाएंगे। ओके, बहुत बढ़िया। नमस्कार कर लें क्या? बढ़िया, तो आज को क्लोज करें भैया। नमस्कारम। नमस्कार, नमस्कार सभी को। धन्यवाद। नमस्कार, खूब बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते, नमस्ते।